जेजे ऑफर रिजेक्ट कर दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा और उसके साथ हेवन भी नहीं चलेगा। पहले उसने ये कहा था कि यीजू अगर उसे मना कर देगा तो फिर जेजे उसके साथ हेवन आ जाएगा, लेकिन अभी यीजू ने मना कर दिया। फिर भी जेजे हील को मना कर रहा है कि वो उसके साथ हेवन नहीं चलेगा। रीजन में उसने ये बताया कि यीजू क्या सोच रहा है वो समझने के लिए उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। हील उसे ये कहने वाली थी कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पे इंसानी दुनिया में रहा तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन उससे पहले जेजे ने फोन रख दिया। तो यहाँ पे हील ने गुस्से के मारे अपने फोन को हार्डली स्क्वीज करके उसे क्रम्पल कर दिया। हील को उसके लॉर्ड की ओर से एक टास्क मिला है कि उसे जेजे को हेवन में लाना है। अगर वो ये टास्क पूरा नहीं कर पाई तो फिर उसे सजा मिलेगी। उसके लॉर्ड कभी किसी को माफ नहीं करते, वो किसी यूजलेस लोगों को अपने पास नहीं रखते। तभी डोरबेल बजा, वहाँ पे माई माई आई थी। हील ने उसे यहाँ पे नहीं बुलाया था, माई माई अपने आप ही यहाँ पे आ गई और आते ही उसने कहा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का मेरे पास एक रास्ता है। हील को माई माई के साथ मिलकर काम करना होगा और माई माई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और एंड में माई माई ने कहा कि क्या अब तुम मुझे अंदर इन्वाइट नहीं करोगी? तो फिर हील उसे अंदर ले गई और मेहमान की तरह उसकी खातिरदारी करने लगी। माई माई ने कहा कि तुम्हें इस तरह का नाटक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हील ने चाय पार करते हुए कहा कि वो एक एंजल है जो चुड़ैलों से एकदम ही अलग होते हैं। चुड़ैल हर वक्त तबाही लाने की सोचते रहते हैं और हम एंजल दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और एक एंजल किसी दूसरे एंजल को कभी चोट पहुंचाने की नहीं सोचेगा। हम चुड़ैलों से एकदम अलग होते हैं। तुम यीजू को खत्म करना चाहती हो ना? इसमें मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, मैं यीजू को खत्म कर दूंगी, बस मुझे एक वारंट चाहिए होगा। ये सुनते ही माई मैंने कहा कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, यीजू के करीब भी मत जाना, उससे दूर रहना, उसे चोट पहुंचाने के बारे में कभी सोचना भी मत। इस प्रॉब्लम से एंजल का कोई भी लेना देना नहीं है। फिर अगले सीन में अब तो जेजे यीजू से दूर दूर रहने लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि यीजू को इंसानों से डर लगता है। वो ना चाहते हुए भी यीजू से दूर रहने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आजकल यीजू बॉनी से बहुत ज्यादा बात करने लगा है। तो जेजे जेलस हो गया कि मुझे लगा था कि मैं अगर आपसे दूर रहूंगा तो आपके लिए कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि आपको इंसानों से डर लगता है। आप मुझे इग्नोर कर रहे थे, आप सब लोगों से दूर दूर रह रहे थे, लेकिन अभी आप इस लड़की के साथ इतना हंसते हुए क्यों बातें कर रहे हो? पर यहाँ पे बॉनी और यीजू तो जेजे के बारे में ही बात कर रहे थे। बॉनी के पूछने पे यीजू ने उसे सारी बात बता दी, लेकिन विजिट वाली बात और उसने जेजे को एडॉप्ट किया था वो बात नहीं बताई। तो ये आधी अधूरी बात सुन के बॉनी उस पर गुस्सा करने लगी कि इसमें तो सच में तुम्हारी गलती है। पहले यीजू ये नहीं चाहता था कि जेजे उसे हर वक्त फॉलो करता रहे, क्योंकि यीजू को डर था कि फिर सारे लोग जेजे के बारे में भी गॉसिप करना शुरू कर देंगे। बॉनी ने चिल्लाया कि उसे उस बारे में कोई भी चिंता नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यीजू ने बताया कि उसने कुछ गलत करके जेजे का दिल तोड़ दिया है। तो बॉनी कहती है कि आखिर तुमने कौन सा गलत काम किया था? तुम सच में अभी एक रोमांस नॉवेल के कैरेक्टर जैसी बातें कर रहे हो। मैंने जो ये है इसलिए तुमने उस पर गुस्सा तो नहीं किया था ना? तो यीजू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा उसे कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैंने जो उसे कहा था उसमें मेरी गलती थी। बॉनी और यीजू जेजे के बारे में बात कर रहे थे। बॉनी ये समझ गई थी कि यीजू पहले जेजे से दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा था ताकि लोग जेजे के बारे में गॉसिप ना करें, और उस चक्कर में यीजू ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे जेजे का दिल टूट गया। पर बॉनी इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि अब तो यीजू जैसे चाहता था वैसे वो दोनों अलग अलग हो गई है, तो फिर से वो उससे माफी मांगने क्यों जाना चाहता है। यीजू के आसपास उसकी वो दोनों छोटी छोटी स्पिरिट आ गई और उसे मोटिवेट करने लगी, लेकिन यीजू ने उदास आवाज में कहा कि पता नहीं वो जेजे से माफी मांगना क्यों चाहता है। वो ये उम्मीद तो नहीं कर रहा है कि जेजे उसे माफ कर ही दे, पर फिर भी वो उससे माफी मांगेगा। वो ये बोलते हुए बॉनी की ओर देखता है कि तुम्हें क्या लगता है, लेकिन वो चौंक गया क्योंकि उसने बॉनी की स्किन पे ब्लैक ब्लैक देखा। वो था काला बैड लक, और उसे हटाने के लिए यीजू के पास एक स्प्रे भी था। चुड़ैल की वजह से इंसान पे जो बैड लक लग जाता है, इस स्प्रे की मदद से उसे हटाया जा सकता है। बॉनी उसे बता रही थी कि उसे जेजे से माफी मांग लेनी चाहिए। तुम जो कुछ भी फील करते हो और तुमने जो कुछ भी किया है उस बारे में तुम्हें उसे एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए, इस तरह से फिर बाद में तुम्हें कोई अफसोस नहीं रहेगा। जेजे ने भी ये काला बैड लक देख लिया था। उस वक्त बॉनी ने बोलते हुए एक्साइटमेंट के मारे वहाँ पे पास में जो कबर्ड था उस पे एक पंच मारा। उस वजह से कबर्ड के ऊपर जो बड़े बड़े बॉक्स रखे थे वो हिलने लगे। जेजे डर गया कि यीजू को चोट लग जाएगी, तो वो तुरंत ही उसे कवर करने आ गया, लेकिन पूरा बॉक्स नहीं गिरा, बस 2-4 पन्ने उस पे गिरे। जेजे बहुत ही एम्बैरस हो गया और जल्दी जल्दी में वहाँ से चला गया। यीजू मन में बोलता है कि क्या जेजे अब भी मेरी केयर करता है? बॉनी ने उसे धीमी आवाज में कहा कि यीजू किसका इंतजार कर रहे हो, उसके पीछे जाओ और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे बता दो। तो फिर यीजू ने बॉनी पे वो स्प्रे मारा और भाग के चला गया कि प्लीज आज के लिए मेरा काम संभाल लेना।
यहाँ पे जेजे बहुत जल्दी जल्दी में जाने लगा था और सोच रहा था कि मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं जानता था कि वो काला बैड लक इतनी जल्दी एक्सीडेंट क्रिएट नहीं करता, लेकिन जैसे मैंने यीजू को खतरे में देखा, मैं कुछ भी बिना सोचे समझे उसके करीब चला गया। यीजू उसके पीछे भाग के आ रहा था और उसे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था। पहले उसने उसे मैनेजर ये कह के बुलाया, फिर ये शेंगची, और फिर आखिर में वो उसे जेजे कह के बुलाने लगा। लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचा तब तक तो जेजे वहाँ से जा चुका था। वो उदास हो गया कि मैं बिना सोचे समझे उसके पीछे आ गया। मैं जेजे तक नहीं पहुंच पाया और मेरा परफेक्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मुझे अब ये मान लेना चाहिए कि मेरे जैसे विजिट के नसीब में सिर्फ अकेला रहना ही लिखा है। तभी वही छोटी लड़की उससे बम्प हुई जिसका बलून उसने पकड़ के दिया था। उस लड़की ने बताया कि वो यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ आई है अपने डैडी से मिलने। उसके डैडी यहीं पे रिसर्च का काम करते हैं। वो जब बड़ी हो जाएंगी तब वो अपने पापा के जैसे ही बनना चाहती है। उसने यीजू से भी पूछा कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। तब यीजू को अपने पास्ट की बात याद आने लगी। उसकी बहन शाओजू ने उससे पूछा था कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। यीजू ने बताया कि पता नहीं, जहाँ तक मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँ मैं कुछ भी करूँगा। शाओजू ने पूछा कि तो फिर क्या तुम मेरी आंखें बनोगे? इस तरह से फिर तुम जो कुछ भी देखोगे मैं वो सब कुछ देख पाऊंगी। तो इस तरह से उसने यीजू से ये प्रॉमिस मांगा था कि तो फिर ये तय रहा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा और मेरी आंखें बनना होगा। यीजू अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था तब उस छोटी लड़की की मॉम आ गई थी। तो फिर वो उससे बाय बाय कह के जाने लगी। यीजू उस छोटी लड़की को बाय बाय कहने से पहले उस पे वो स्प्रे मार देता है जिससे बैड लक रिमूव हो जाता है। और फिर से वो चारों ओर जेजे को ढूंढने लगा, लेकिन सनसेट होने वाला था तब भी उसे जेजे नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि जेजे तो उसके पड़ोस में ही रहता है, तो फिर पहले उसे वहाँ पे भी चेक करना चाहिए। तो फिर वो यहाँ पे जेजे के घर के दरवाजे के बाहर पहुँच गया और सोच रहा था कि पता नहीं जेजे घर आया होगा या नहीं। और उसे ये भी पता नहीं है कि क्या जेजे की याददाश्त चली गई है या फिर वो बस उसे हेट करने लगा है। जेजे घर पे ही था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन यीजू उसे कुछ कहे उससे पहले ही जेजे ने अपने हाथ से उसका मुंह कवर कर दिया और कहा कि मैं अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। पहले जो हुआ वो सारी मेरी ही गलती थी। अब से मैं आपसे दूर रहूंगा, तो प्लीज यीजू मुझे अपनी लाइफ से मत निकाल देना। जेजे रोने लगा था तो यीजू सोचने लगा कि उसके चेहरे पे फिर से वैसे एक्सप्रेशन है। जब वो सैड होता था तब बिल्कुल वैसा ही फेस बनाता था, जैसे वो ये कहना चाह रहा हो कि मैं सैड हूँ, प्लीज मुझे गले लगाओ और मुझे बताओ कि मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। बचपन में जेजे ने रोते हुए कहा था कि आप कब से मुझसे पीछे छुड़वाना चाहते हो ना। यीजू उसे ये कहना चाहता था कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेजे ने जलाया कि झूठ मत बोलो, आपने कोशिश की है। तो फिर यीजू ने उसे गले लगाया और कहा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें अपने से दूर करना चाहता हूँ। अभी जेजे बड़ा हो गया है, फिर भी वो सेम रीजन की वजह से रो रहा है। तो यीजू उसे कहता है कि वो उससे काफी सारे सवाल पूछना चाहता था कि क्या अभी जेजे को यीजू के बारे में याद है या फिर जेजे उसे हेट करने लगा है। लेकिन अभी यीजू को तो वो दोनों सवालों के जवाब अपने आप ही पता चल गए। वो अब ये जानना चाहता है कि जेजे उसे अवॉइड क्यों कर रहा था। जेजे ने कहा कि मैं बस आपके लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। यीशु ने बताया कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, गलती तो मेरी थी। उस दिन मैंने तुम्हें अपने से दूर किया था, इसलिए आई एम सॉरी। मैं बस बहुत ज्यादा इमोशंस में बह गया था। अब जबकि तुम्हें मेरे बैड लक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर अब हम एक दूसरे से दूर दूर नहीं रहेंगे। अच्छा तो फिर कल मिलेंगे, ठीक है? वो जाने लगा था तो जेजे ने उसे बुलाया कि यीशु रुको, मैं आज रात आपका फेवरेट खाना बना रहा हूँ, क्या आज रात आप डिनर के लिए यहाँ पे आएंगे? यीशु फिर से नर्वस फील करने लगा कि हाँ मैं अभी आता हूँ। जेजे बहुत ही खुश हो गया कि ओके मैं आपका इंतजार करूंगा। यीशु सोचता है कि जब जेजे छोटा था तब वो इतना भी ज्यादा सेंसिटिव नहीं था, वो बहुत ही जिद्दी था। वो तुरंत ही ये कह देता कि उसे क्या चाहिए। वो ये जिद करने लगता कि वो यीशु से दूर नहीं रहना चाहता। लेकिन अभी बड़ा होने के बाद यीशु ने जब उसे कहा अपने से दूर रहने के लिए, तब वो ना चाहते हुए भी उससे दूर रहने लगा था। वो सैड था लेकिन उसने अपनी सैडनेस नहीं दिखाई। यीशु उसे अपनी लाइफ से निकाल देगा, उस बात से उसे कितना डर लग रहा था, लेकिन उसने वो यीशु को नहीं बताया। इस बारे में सोचते हुए यीशु मन में ही खुद पे गुस्सा करता है कि यीशु तुमने उसे ऐसा बना दिया है। तभी माई माई और हील वहाँ पे आई और आते ही माई माई ने अपनी पावर इस्तेमाल करके यीशु को बेहोश कर दिया। यहाँ पे जेजे घर के अंदर खाना बना रहा था, तब उसकी उंगली पे कट लग गया और उससे कुछ बैड फीलिंग्स आने लगी। उसने हील के साथ फोन पे जो बात की थी उस बारे में याद करने लगा। जेजे के फोन रखने से पहले हील उसे बता रही थी कि जेजे अगर ज्यादा वक्त यहाँ इंसानी दुनिया में रहा तो उसके साथ कुछ बुरा होगा।